Hello students, welcome to the video solutions of your PT03 NTS 2022. I am Pankaj Das, the Faculty of Chemistry and Potential and Conservations. ओके तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों को जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट था PT03 में, ठीक है, जो आपका सिलेबस था केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयन इक्विलिब्रियम, राइट। तो उसका जो पार्ट है उसका जितना भी क्वेश्चन था आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट क्वेश्चन। ओके तो पहला क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि फॉर द रिएक्शंस दिस PCl3 से PCl3 प्लस Cl2 कंबाइन करके PCl5 हो रहा है, इस रिएक्शन के लिए कैसी का वैल्यू देख के रखा है एट 250 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp एट दिस टेम्परेचर, तो Kp का वैल्यू क्या होगा। तो Kp और Kc में एक डायरेक्ट रिलेशन है, वो आपको यहां पे यूज करना था। दैट इज योर Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Nz, राइट। व्हाट इज योर डेल्टा Nz, यहां पे जो डेल्टा Nz है दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ गैसेस मोल इन द प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोल इन द reactant, right? तो what is the number of gases mole in the product side? कितना है? एक ही है, PCl5 है ना, 1 माइनस नंबर ऑफ गैसेस mole in the reactant side कितना है? 2 है, PCl3 भी है और Cl2 भी है, it is 2 and it is equal to -1. ओके फाइन। तो अब यहाँ पे Kp is equal to क्या बन रहा है? KcRT to the power -1, that is Kp equal to Kc by RT and your Kc, okay, is given Kc कितना, your Kc is 26, okay, divided by RT. What is the value of R you will use? R का वैल्यू क्या यूज कर रहे हैं, देखिए मोल पर लीटर में है और आपका यहाँ पे जो ऑप्शन देखे रखा है सारा ATM में है, तो R का वैल्यू आपको यूज करना होता है 0.0821 दैट इज लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स होता है इसका यूनिट इनटू टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कितना है, योर टेम्परेचर इज 250 डिग्री सेल्सियस। अगर आप पुट करोगे इन केल्विन, ओके, केल्विन में कितना आ जाएगा 273 प्लस 250 दैट इज 523 केल्विन, फाइन। तो इसको पुट करने के बाद इसमें जो आपका आंसर आ रहा है वो नियरली 0.61, ओके, ATM इनवर्स होगा, ओके, ATM इनवर्स होगा, 0.61 इज योर आंसर। Okay, so let us come to the next question. Your correct answer is option A, 426. Okay, now let us come to the next question. That is question number 27. Okay, 27 में क्या है, the equilibrium this reaction is attained at 25 degree Celsius in a closed vessel and an inert gas helium is introduced. ठीक है, ये रिएक्शन ऑलरेडी आराम से एक इक्विलिब्रियम स्टेट में था, एक कंटेनर के अंदर था, कंटेनर तुम्हारा क्लोज्ड है, राइट। अब हमने बाहर से इसमें हीलियम गैस ऐड कर दिया, हमने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, हमने डिस्टर्ब किया इक्विलिब्रियम रिएक्शन को, डिस्टर्ब किया कैसे, बाय एडिंग द हीलियम गैस। लेकिन इसको हमने जो हीलियम गैस ऐड किया ये कौन सी कंडीशन में हमने किया, क्लोज कंटेनर में ऐड किया, मतलब कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, उसको हमने चेंज नहीं किया। और आप लोग को शायद पता होगा कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस जो होता है, अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे करें एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, है ना, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस जो है अगर वो हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो नो इफेक्ट होता है, कोई चेंजेस नहीं आता है, देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ रिएक्शन। जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है उसमें कोई शिफ्टिंग नहीं होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में और शिफ्टिंग फर्दर शिफ्टिंग नहीं करेंगे। इट मींस दैट देयर इज नो इफेक्ट, ओके, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या करा, वॉल्यूम को कांस्टेंट बना के रखा है और आपने जो हीलियम गैस ऐड करा, ठीक है, वो किसी के साथ रिएक्शन तो नहीं करेगा ना, वो इनर्ट है, राइट। तो इट मींस दैट योर प्रेशर ऑफ PCl5 PCl3 या Cl2 विल नॉट चेंज, तो प्रेशर भी चेंज नहीं हो रहा है, तो प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम आपने कांस्टेंट करके रखा पहले से, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन दिस रिएक्शन, फाइन। अगर हम इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर ऐड करते हैं, ऐड कांस्टेंट प्रेशर पे अगर ऐड करते हैं, है ना, अगर प्रेशर कांस्टेंट अगर ऐसा बताया जाता तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, द रिएक्शन विल शिफ्ट ऑन दैट साइड वेयर द नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इज मोर, ओके, रिएक्शन शिफ्ट इन मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल साइड, मोर नंबर मॉलिक्यूल साइड मतलब किस तरफ है, प्रोडक्ट की तरफ, तो शिफ्ट इन द राइट साइड के तरफ शिफ्ट करता, लेकिन ये वाला कंडीशन आपको पूछा नहीं है, ओके। तो दिस इज योर आंसर, नो इफेक्ट, दैट इज नथिंग विल हैपेंस, ओके, योर आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है ना। तो लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। इन क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा गया है, ये आयन इक्विलिब्रियम से है। पहला दो क्वेश्चन आपका केमिकल इक्विलिब्रियम से था, पेपर वाज कंप्लीटली वेल बैलेंस, आधा क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम से, आधा क्वेश्चन आयन इक्विलिब्रियम से, राइट। तो यहाँ पे व्हेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं हीट इवॉल्व होता है, ओके फाइन, ठीक है। तो इफ द टेम्परेचर इज रेज द सोलिबिलिटी क्या होता है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं सोलिबिलिटी बढ़ता है ऑलवेज, ओके, इट्स अ फैक्ट, आपको याद रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा, ओके, सोलिबिलिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा।
तो योर आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 29, दैट इज एक वीक एसिड है, उसको हमने HX से रिप्रेजेंट किया, हैज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट दिस, है ना। अब एसिड का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उसको हम लोग Ka से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज 10⁻⁵, ओके, एज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट दिस। इट फॉर्म्स ए सॉल्ट NaX ऑन रिएक्शन विद एल्काली। अब ये जो एसिड है ना, ये वीक एसिड है ना, तो ये वीक एसिड अगर हम किसी एल्काली में डिसॉल्व कर देते हैं, मान लो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में मैंने इसको डिसॉल्व किया, तो डिसॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट NaX, है ना, ये सॉल्ट मुझे मिलेगा, ठीक है, प्लस क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा मुझे, राइट। ओके, सो इट फॉर्म्स ए सॉल्ट NaX ऑन द रिएक्शन विद एल्काली। तो इस रिएक्शन का जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस होगा, है ना, ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaX, इसका सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन है, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन भी देख के रखा 0.1 मोलर, इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या होगा। ये अभी सॉल्ट है ना, ठीक है, ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट ऑफ क्या है, सॉल्ट ऑफ, ओके, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, एम आई करेक्ट। अब सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है NaX जो है, ठीक है, वो वाटर पे सबसे पहले डिसोसिएट करता है Na प्लस प्लस X माइनस। इसमें जो Na प्लस है ये कभी भी हाइड्रोलाइसिस नहीं करता, ठीक है, लेकिन जो X माइनस है ना, जो वीक एसिड से आया है एनायन, ओके, दैट विल अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ऑपोजिट होता है, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, XH प्लस OH माइनस बनाएगा, ऐसे, राइट। अब इस वाले रिएक्शन में आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। व्हाट इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ दिस NaX सॉल्यूशन, राइट। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना, इसका कंसंट्रेशन अगर C है इनिशियल में, है ना, तो ये हो जाएगा डैश, इसका नहीं लेना है, वाटर इज अ सॉल्वेंट, उसका कांस्टेंट ही रहता है, ये 0 इनिशियल में। इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, C माइनस CH डैश, ये CH, ये CA, C is the concentration, H is the degree of the hydrolysis, right? तो इसमें अगर हम KH निकालेंगे तो KH will be equal to CH square, your H can be neglected with respect to 1, मतलब यहाँ से H का जो एक्सप्रेशन आ रहा है that is KH by C, okay, KH by C, and for this weak, okay, for this सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का एक बहुत स्पेसिफिक रिलेशन है, दैट इज KH इंटू KA विल बी इक्वल टू KW, है ना। हम एक्सप्रेशन को निकाल के मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो KW के साथ इक्वल आता है। इट मीन्स दैट हम KH की जगह व्हाट वी कैन राइट इज KW बाई KA, ओके। सो डियरफॉर अगर हम इस वाले फॉर्मूला में H इक्वल टू रूट अंडर KH बाई C, इस वाले फॉर्मूला में हम ये वाला टर्म अगर पुट कर देते हैं, जैसे कि H इक्वल टू, ऐसा करता हूँ, H इक्वल टू, ओके, रूट अंडर KH मतलब KW होता है डिवाइडेड बाई KA इंटू, ओके, इंटू C, ठीक है। अब KW तो सबको पता होगा 10⁻⁻14 होता है, डिवाइडेड बाई K का वैल्यू क्या है, K का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 10⁻⁵, ओके, एंड C का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 0.1, दैट इज 10⁻⁻1, ओके। तो अब इसको अभी अगर आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 10⁻⁴। अगर परसेंटेज में निकालोगे 10⁻⁴ इंटू 100 करोगे तो यू विल गेट 0.01, ओके, दिस इज द परसेंटेज, ओके। सो ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए, योर आंसर इज ऑप्शन बी, ओके, योर आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा कि ये जो रिलेशन है मैंने डायरेक्टली यूज किया, ठीक है। अगर आपने क्लास अच्छी तरीके से किया होगा आपके नोट कॉपी में होगा, ओके। KH इंटू K इक्वल टू KW होता है फॉर द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड फॉर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के लिए क्या होता है, KH इंटू KB इक्वल टू KW, ओके। इट इज बेटर कि आप याद रखो, रेडी टू यूज होना चाहिए, ये सारे फॉर्मूलाज को, है ना, हमें से डिराइव नहीं कर सकते, फिर भी जो भी हो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिराइव करके मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई किया, ओके। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बताया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट पीएच, है ना, द हाईएस्ट पीएच किसका होगा। चलो ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन में पहला है NaCl, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 30 में पहला ऑप्शन है NaCl। योर NaCl इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, ये न्यूट्रल सॉल्ट है, इसका pH वैल्यू नियरली 7 होगा, ठीक है, 7 ही बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पे क्या है, सोडियम एसीटेट, है ना। अब सोडियम एसीटेट इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, है ना, तो इसका pH वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 7, है ना, इसका pH वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 7 होगा, इसका pH वैल्यू जो है वो नियरली 7 है, राइट। ऑप्शन सी में देखते हैं, ऑप्शन सी में क्या है, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट क्या है, योर सोडियम कार्बोनेट is a salt prepared by a weak acid and strong base, है ना, तो इसका भी pH वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7।
ऑप्शन डी में क्या है? ऑप्शन डी में है अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड जो है इट इज प्रिपेयर्ड बाय वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। अब इन दोनों का ठीक है कॉम्बिनेशन होगा तो तुम्हारा जो पीएच वैल्यू आएगा ऑब्वियसली इट विल बी लेस देन 7, है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है। पूछा क्या था? हमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशंस विल हैव द हाईएस्ट पीएच। तो हाईएस्ट पीएच किसके लिए होगा? तो इसमें हाईएस्ट पीएच ग्रेटर देन 7 के लिए आपका 2 है ना, मतलब बी भी और सी भी है, लेकिन दोनों में किसका ज़्यादा होगा? ध्यान से देखना है। ये जो एसिडिक एसिड है इसका पीके का जो वैल्यू है वो 4.7 के आसपास है। क्या है? 4.7। और ये जो तुम्हारा कार्बोनिक एसिड है ना H2CO3 से तुम्हारा यहाँ पे कम्बिनेशन हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कम्बिनेशन होकर सोडियम कार्बोनेट बना था, उस वीक एसिड का जो पीके वैल्यू है कार्बोनिक एसिड का वो 6.4 के आसपास है। अब ध्यान देना, पीके वैल्यू जितना कम उतना स्ट्रॉन्गर एसिड, पीके वैल्यू जितना कम उतना स्ट्रॉन्गर एसिड, है ना। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो पीके वैल्यू इसका कम है, राइट, तो इसका कम है तो इसका जो पीएच वैल्यू है, ठीक है, थोड़ा सा पीएच वैल्यू इसका इससे क्या आने वाला है? थोड़ा कम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एसिड जो है इस वाले एसिड से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं जस्ट पीके वैल्यू लेके आपको डायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहा हूँ आंसर जो है ना। तो ये जो पीके वैल्यू है एसिडिक एसिड क्लास में दिया गया होगा, पीके वैल्यू का लिस्ट है ना सारे एसिड का। तो एसिडिक एसिड का जो पीके वैल्यू 4.7 और यहाँ पे कार्बोनिक एसिड का जो पीके वैल्यू है वो 6.4 है। अब कार्बोनिक एसिड का जब 6.4 है तो ऑब्वियसली ये वाला जो सॉल्ट है ये ज़्यादा बेसिक होगा, ये ज़्यादा बेसिक होगा, इससे ज़्यादा बेसिक होगा, तो इसका पीएच वैल्यू विल बी ज़्यादा more okay towards the basic side, okay। तो ये तुम्हारा आंसर होगा, ऑप्शन सी will be the correct answer, okay, your answer is option C here, okay। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा है? द सोलिबिलिटी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इन वाटर इज y मोल पर लीटर, इज सोलिबिलिटी प्रोडक्ट इज। अब सोलिबिलिटी प्रोडक्ट और सोलिबिलिटी में एक डायरेक्ट रिलेशन है, मैं डायरेक्ट रिलेशन यूज करने वाला हूँ, दैट इज KSP इज इक्वल टू x टू द पावर x डॉट y टू द पावर y, है ना, और सोलिबिलिटी टू द पावर x प्लस y, ओके। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहाँ पे x क्या है? x इज द नंबर ऑफ कैटायन, ओके, एंड y क्या है? नंबर ऑफ एनायन, फाइन। तो यहाँ पे KSP क्या हो जाएगा? KSP विल बी इक्वल टू, अब कैल्शियम फॉस्फेट में ना केयरफुली देखना, कैल्शियम कितना है? 3, फॉस्फेट कितना है? 2, तो x का वैल्यू होगा 3 टू द पावर 3, y का वैल्यू होगा 2 टू द पावर 2, एंड सोलिबिलिटी कितना है? दैट इज y मोल पर लीटर, राइट। तो y ऐसे लिखना है, टू द पावर x प्लस y, सो दिस इज इक्वल टू 27 इंटू 4 इंटू y टू द पावर 5, दिस विल बी इक्वल टू 108 इंटू y टू द पावर 5। योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, है ना, डी के साथ मैच हो रहा है, दिस इज योर आंसर, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अब 32 इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द केमिकल इक्विलिब्रियम इज फॉल्स? गलत है ना, गलत वाला निकालना है, ठीक है, उसको अंडरलाइन कर लेना, फॉल्स। So catalysts do not alter the position of the equilibrium, absolutely correct, and do not shift the equilibrium to the left or right, है ना। कभी भी इक्विलिब्रियम क्या मतलब कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, रेट ऑफ द रिएक्शन को स्पीड, उसका जो स्पीड है उसको इंक्रीज करता है ना, दोनों तरफ, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल अमाउंट से क्या करते हैं? इंक्रीज होते हैं। तो तुम्हारा जो K का वैल्यू वो कभी भी चेंज नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू, है ना। तो कैटलिस्ट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट। बी में क्या बोला? ये सही है, मतलब ओके, ए इज करेक्ट, ओके। बी में क्या बोला? एट इक्विलिब्रियम G इज इक्वल टू 0, ओके। एट इक्विलिब्रियम G का वैल्यू 0, गैस फ्री एनर्जी का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, या गैस फ्री एनर्जी चेंज का वैल्यू भी 0 होता है, डेल्टा G इज आल्सो 0, ओके, ये भी सही है। सी में क्या बोला? इफ G फॉर अ रिएक्शन इज नेगेटिव, अगर किसी रिएक्शन के लिए G का वैल्यू अगर नेगेटिव है, द फॉरवर्ड रिएक्शन हैपेंस स्पॉन्टेनियसली। देखो ध्यान से, है ना, इसमें 32 में सी में बोला अगर G का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस, ये बात याद रखना, ठीक है। G का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब ये होता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, ओके। मोर ऑफ द रिएक्टेंट विल कन्वर्ट टू द प्रोडक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है ना फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा। तो ऑब्वियसली इसमें यही बोला था, इफ G फॉर रिएक्शन इज नेगेटिव द फॉरवर्ड रिएक्शन जो है हैपेंस स्पॉन्टेनियसली, ओके, फाइन, गुड, सी इज करेक्ट। डी में क्या बोला है कि इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी लार्ज, ठीक है, डी वाले ऑप्शन में बोला है अगर K का वैल्यू बहुत लार्ज है, K का वैल्यू अगर बहुत बड़ा है देन G इज पॉजिटिव, है ना। हमारे पास K का एक लिमिट है, K का वैल्यू अगर 10⁻³ से लेके 10⁻³ के बीच में अगर है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है। अगर K का वैल्यू 10⁻³ से अगर बड़ा हो गया है ना, अगर बड़ा हो गया, ओके, अगर ये ग्रेटर हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं
कि रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, है ना, तो रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हो जाएगा, सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो के का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन उतना ही आगे जाएगा, मतलब सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो रिएक्शन इज गोइंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब रिएक्शन क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस, और स्पॉन्टेनियस के लिए जी का वैल्यू क्या होना चाहिए था, नेगेटिव। यहाँ पे क्या देख के रखा है, पॉजिटिव, तो डी वाला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके, रिमेंबर फॉर क्वेश्चन नंबर 32 योर आंसर इज ऑप्शन डी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। हाँ, 33 में क्या बोला है, when ammonium chloride is added to ammonium hydroxide solution the dissociation of ammonium hydroxide is reduced, है ना, क्यों होता है ना। तो 33 में देखना ध्यान से, पहला क्या देख के रखा था, एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएटेड होता है NH4+ Cl-, ये एक सॉल्ट है ना, ठीक है। और उसके साथ हमने क्या मिक्स किया, एमोनियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया, है ना। तो दोनों को हमने एक ही कंटेनर पे ऐड कर दिया। अब एमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएशन नहीं होता है, राइट। अब देखना ध्यान से, अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट। अब कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, ये तो इक्विलिब्रियम में नहीं है ना, ये इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन को हम क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब एमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया, लीच-एटेलर प्रिंसिपल लगाएंगे तो दिस रिएक्शन विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया। समझ में आ रहा है, तो ये रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगा। तो आप इसमें पूछा क्या था, इसमें पूछा था कि अमोनियम क्लोराइड इज एडेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन द डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज रिड्यूस। इसका जो डिसोसिएशन है वो कम हो जाता है। कम क्यों होता है, क्योंकि रिएक्शन पीछे की तरफ आते हैं, राइट। अब ये कारण क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन की वजह से हो रही है। ओके, चलो, तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Your next question is 34, इसमें क्या बोल रहा है कि for the reversible reaction this the equilibrium shifts in a forward direction, इस रिएक्शन को फॉरवर्ड की तरफ जाना है, ठीक है। तो 34 में ध्यान देना कि यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है और इसको रिएक्शन करने के बाद, ठीक है, हमें अमोनिया मिल रहा है और साथ में हीट भी रिलीज हो रहा है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना है, इस तरफ जाना है, तो टेम्परेचर का कंडीशन क्या होना चाहिए, राइट। टेम्परेचर का कंडीशन क्या होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर के बारे में पूछा है, यहाँ पे प्रेशर के बारे में भी पूछा है और एक कंसंट्रेशन के बारे में भी पूछा है, राइट। तो ऑप्शन वाइज हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन में बोला था बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया, है ना, बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया, मतलब अगर हम एमोनिया का कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया एंड हैंस द रिएक्शन विल शिफ्ट इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड जाएगा तो फॉरवर्ड होगा नहीं, तो ये सुटेबल कंडीशन नहीं है, ए इज नॉट करेक्ट आंसर। ओके, बी में क्या बोला, बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। अगर इस रिएक्शन का प्रेशर को हम एक्सटर्नली, ठीक है, डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन विल ट्राई टू increase the pressure. Okay, now in order to increase the pressure this reaction will shift in this side, in the backward side. Why? Because here the number of gases molecule is more, है ना, जिस तरफ ज्यादा गैसेस मॉलिक्यूल उस तरफ प्रेशर ज्यादा। ओके, तो दिस रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बी वाला भी करेक्ट नहीं है, फॉरवर्ड नहीं जा रहा है, आपको फॉरवर्ड वाला चाहिए था, शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट। सी वाले ऑप्शन में देखते हैं बट डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब अगर इन दोनों का कंसंट्रेशन को हम डिक्रीज करेंगे, रिएक्शन विल ट्राई टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड हैंस दिस रिएक्शन विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। ज्यादा से ज्यादा एमोनिया जो है डिसोसिएट होकर N2NH2 का कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। तो ये रिएक्शन भी तो बैकवर्ड जा रहा है, ये भी आंसर नहीं है। डी देखते हैं, डी वाले ऑप्शन में क्या बोला है, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। अगर हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज द प्रेशर, है ना। हमने क्या किया, एक्सटर्नली प्रेशर को बढ़ा दिया, तो रिएक्शन क्या करना चाहते हैं, ऑपोज, है ना, मतलब इसको कम करना चाहेगा। इन ऑर्डर टू डिक्रीज द प्रेशर द रिएक्शन विल शिफ्ट ऑन दैट साइड वेयर द नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इज लेस। तो इस तरफ लेस है तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ, ये सही है, राइट। तो प्रेशर बढ़ाना चाहिए, साथ में डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर देते हैं तो रिएक्शन विल ट्राई टू इंक्रीज द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर किस तरफ ज्यादा है, यहाँ पे हीट रिलीज हुआ है तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कम। इज इट ओके? तो अगर हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं, रिएक्शन विल ट्राई टू इंक्रीज द टेम्परेचर एंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टेम्परेचर दिस रिएक्शन विल शिफ्ट इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, इस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। तो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, इसी में सारा मतलब आपका कंडीशन जो है फेवरेबल है, ठीक है, इसी में आपका आंसर आएगा, ठीक है। 34 इज योर आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 में पूछा गया है, what is the question, in the reaction this, okay, delta S is positive, greater than 0 मतलब पॉजिटिव है। तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, A2 gases plus 4 B2 gases plus enthalpy reversible 2 moles of AB4 gases, right। डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है।
अब डिकम्पोजिशन ऑफ AB4 विल बी फेवर्ड, है ना। AB4 का डिकम्पोजिशन मतलब रिएक्शन को बैकवर्ड जाना है, इसका डिकम्पोज करना है, डिकम्पोज करना है मतलब बैकवर्ड जाएगा, इसमें और इसमें ब्रेक होकर बनेगा, है ना। तो डिकम्पोज करने के लिए, बैकवर्ड जाने के लिए कौन सा कंडीशन यहाँ पे फेवरेबल होगा? पहला कंडीशन, पहले वाले ऑप्शन में क्या बताया गया है? लो टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं एक्सटर्नली, ओके, तो रिएक्शन विल ट्राई टू इंक्रीज द टेम्परेचर। नाउ इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टेम्परेचर द रिएक्शन हैव टू मूव इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, ओके। तो लो टेम्परेचर ठीक है, हाई प्रेशर है कि नहीं देखते हैं, है ना। अगर हम प्रेशर को हाई कर देते हैं एक्सटर्नली तो रिएक्शन विल ट्राई टू what? Decrease the pressure. Now in order to decrease the pressure the reaction will sit on that side where the number of gases molecule is less. अब less number of gases molecule तो इस तरफ है, तो रिएक्शन तो इस तरफ जाएगा, इस तरफ तो जाना नहीं था, आपको तो इस तरफ जाना था, है ना, इस तरफ जाना था, डिसोसिएशन करना है, राइट। इट मींस दैट लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर होना चाहिए। तो लो टेम्परेचर लो प्रेशर यहाँ पे ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। अब 36 में क्या पूछा है? 36 में पूछा है फॉर द रिएक्शन दिस योर केस इज गिवन। अगर ऐसा है तो इस गिवन रिएक्शन के लिए कैसे निकालो, ओके। टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर चेंजेस नहीं हो रहा है, इज वेरी गुड, ओके। तो अगर 2NO2 गैसियस रिवर्सिबल से 2NO प्लस ऑक्सीजन गैसियस, है ना, कुछ ऐसा रिएक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए जो केसी का वैल्यू है दैट इज 1.8 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए केसी क्या होगा? NO प्लस हाफ ऑक्सीजन, ओके, रिवर्सिबल NO2 गैसेस, ओके। इस रिएक्शन के लिए केसी का वैल्यू क्या होगा? तो लेट्स कंसीडर ये केसी डैश है। देखो इसी रिएक्शन को इसमें कन्वर्ट किया गया है ना। कैसे? इस रिएक्शन को पहले तो रिवर्स किया गया है, जो रिएक्टेंट साइड में था वो प्रोडक्ट साइड में लिया गया है, और जो प्रोडक्ट साइड में उसको रिएक्टेंट के साइड में लाया गया। तो ये जो कैसी डेस है ना, नया रिएक्शन के लिए जो कैसी डेस होगा, सबसे पहले तो इसको 1/Kc लिखो। जब भी किसी रिएक्शन को हम रिवर्स करते हैं, ठीक है, उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल, ओके। उसके बाद और भी काम किया गया है, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2NO2 है, यहाँ पे NO है ना, 2NO है, यहाँ पे ओनली NO है, ये 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मतलब हमने क्या किया? हमने हाफ से मल्टीप्लाई भी किया, तो हाफ से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने से हमेशा पावर में आता है, तो ऐसा होगा, तो 1/Kc का 1/2, ठीक है। अब Kc का वैल्यू क्या है? Kc का वैल्यू 1.8 है ना, तो उसको सब्स्टिट्यूट करना है ना। सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या आता है, दैट इज Kc डैश इज इक्वल टू 1/√1.8 इंटू 10⁻⁻⁶। हाँ, जब इसका कैलकुलेशन करोगे, है ना, यू विल गेट दैट योर आंसर इज 7.5 into 10⁻², 7.5 into 10⁻², that is your option B. Option B is correct. Option B जो है वो करेक्ट आंसर है, ओके। समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। इट्स वेरी इजी। ये प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वहाँ से ये क्वेश्चन था, ओके। इट्स वेरी इजी, ओके। जस्ट आपको ऑब्जर्वेशन करना था, इसलिए मैं इजी बोल रहा हूँ। इसको ऑब्जर्वेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, राइट। कोई बड़ा न्यूमेरिकल टाइप तो है नहीं इसमें, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला है? इन अ क्लोज कंटेनर एट 1 atm pressure 2 moles of sulfur dioxide and 1 mole of oxygen were allowed to react to sulfur trioxide under the influence of the catalyst, है ना। अब ये रिएक्शन हो रहा है ना, तो रिएक्शन को मैं पहले लिख लेता हूँ, 2SO2 gaseous plus oxygen molecule gaseous, okay, reversible 2 mole of SO3 gaseous, okay। ये रिएक्शन है। At equilibrium it was found that 50% of the sulfur dioxide was converted to SO3, मतलब अल्फा का वैल्यू गिवन है, that is 50%, ओके, दैट इज 1/2। अल्फा का वैल्यू 1/2 है ना। तो इनिशियली क्या था? इनिशियली यहाँ पे 2 मोल लिया गया था, ये 1 मोल और ये 0 मोल। इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा? 2 - 2 अल्फा, है ना, 1 - अल्फा, और ये बनेगा 2 अल्फा, है ना। अब पूछा क्या है? व्हाट इज द फॉर्मल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट इक्विलिब्रियम। फॉर्मल प्रेशर मतलब इक्विलिब्रियम में सिर्फ ऑक्सीजन का अपना प्रेशर क्या होगा? पार्शियल प्रेशर पूछा है एक्चुअली। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू टोटल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर कितना है? देखो, इन अ क्लोज कंटेनर एट 1 atm प्रेशर, मतलब पूरा कंटेनर का जो प्रेशर है वो 1 atm है, दैट इज द टोटल प्रेशर, राइट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या लिखेंगे हम? मोल ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस, ओके, मतलब एन टोटल लिखेंगे, एक्चुअली एन टोटल लिख देता हूँ, ठीक है। तो एन टोटल, ओके,
इनटू 1, ओके। अब मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना है, डेट इज 2 अल्फा, ओके। और टोटल मोल कितना है, सबको प्लस कर दो, है ना, सबको प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 माइनस अल्फा, ओके, इनटू 1, ओके। एंड दिस इज इक्वल टू, ओके, अल्फा का वैल्यू क्या है, डेट इज ऑलरेडी गिवन हाफ, तो 2 इंटू हाफ, ओके, डिवाइडेड बाय 3 माइनस हाफ। अगर इसको करोगे तो तुमको मिलेगा 0.2 ATM, 0.2 ATM। योर आंसर इज ऑप्शन डी, डी में है 0.2 ATM, ओके। इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट 0.2। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ धर्मेंद्र कुमार एंड मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आज मैं NTS का मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, ठीक है। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो आप है ना क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे है ना रिलेटिंग स्ट्रक्चर ए का रिलेटिंग स्ट्रक्चर बी है और यहाँ पे ए से ही आपके है ना सी रिलेटिंग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल भी आपके है ना रिलेटिंग स्ट्रक्चर मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से डी जो है ए बी सी में से किसी का भी है ना रिलेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो इस वजह से डी 38 का जो फाइनल आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 39 का राइट आंसर क्या होगा, तो देख लो, विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिबिट हाइपर कंजुगेशन। तो कौन इसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं शो करेगा, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि आप इसके लिए देखेंगे CH3 प्लस CH3C, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो अल्फ़ा कार्बन और ये 0 अल्फ़ा H, इस वजह से आपके नहीं हो पाएगा और इस वजह से आपके डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 40 क्या है, अमंग द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो इसमें जो आपके राइट आंसर होंगे वो आपका ये कार्बोकेटाइन 2 फिनाइल ग्रुप है, जहाँ पे आपके 1 फिनाइल ग्रुप है और यहाँ पे 2 है आपके और यहाँ पे जो है 1 फिनाइल ग्रुप। तो नो डाउट कि 1 जो है आपके ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, फिर सेकेंड आपका ना ज़्यादा होगा, देन थर्ड में आप देखेंगे प्लस H लग रहा है और देन उसके बाद 4। तो 1 2 3 4 ऑर्डर होगा, जो कि बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 41 का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो सी ऑप्शन आप देख सकते हैं कि इसमें प्लस आई, इसमें जो आपका ना दोनों साइड से ना प्लस आई लग रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड से, ठीक है। तो इसमें आप है ना देख रहे हैं स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस का केस है, तो इस वजह से आपके 4 जो है सबसे ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर में। देन उसके बाद आप देखेंगे ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। आपको क्लियर है कि 1 डिग्री एनायन सबसे ज़्यादा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। इस वजह से 4 के बाद जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा, 1 से ना फिर 1 मोर स्टेबल होगा आपके 2 से और देन लास्ट में 3। तो क्लियर है आपके, तो ये ऑर्डर हो जाएगा 41 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट 42 का राइट आंसर क्या होगा आपका, ए ऑप्शन। तो CH3X है, आपको एरो से ना ये क्लियर है कि आपके फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होंगे। और सेकेंड देखा जाए तो CH3X, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो CH3 प्लस X माइनस, तो ये रेडिकल फॉर्मेशन करेगा, ये कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करेंगे। एंड थर्ड एरो जो दे रखा है वो नो डाउट कि आपके क्या बनाएंगे, CH3 माइनस प्लस X प्लस, तो ये आपको ना क्या फॉर्मेशन करके देंगे, कार्बन आयन, ठीक है। तो ए आपका फ्री रेडिकल है, बी आपका कार्बोकेटाइन है एंड सी जो है आपका कार्बन आयन है। तो इस वजह से 42 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपके, द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल एमंग द फॉलोइंग इज, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ए में आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, PHCH2CH2, ठीक है, जो कि ना यहाँ पे नो रेजोनेंस, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है। सेकंड में अगर आप देखेंगे तो CH3 फिनाइल ग्रुप और यहाँ पे आपके हैं, तो ये जो है स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस का भी केस है और इस CH3 का प्लस I प्लस H दोनों लग रहा है, इस वजह से 3 अल्फ़ा H इसको रखेंगे। एंड सी में अगर आप देखें तो CH3 CH2, इसमें आपके सिर्फ प्लस I प्लस H लग रहा है, मीन 3 अल्फ़ा H हो जाएगा। एंड 4 में अगर आप देखेंगे तो CH3 C CH3
तो यहाँ पे प्लस आई प्लस एच प्लस आई प्लस एच, तो 6 अल्फ़ा एच। तो हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑर्डर के हिसाब से हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे? बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस का केस है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग मेजोमेरिक रेजोनेंस इफेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं। इस वजह से राइट आंसर आपका बी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, चलो 44 का जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन होगा। तो बी ऑप्शन में तो आप क्लियरली देख रहे हैं, ये नॉन पोलर आर एस, ये जो है पोलर नॉन पोलर आर एस, ये पोलर आर एस और ये भी पोलर आर एस। ठीक है, तो नो डाउट कि नॉन पोलर आर एस जो है मतलब आपके नॉन पोलर आर एस आपके सबसे ज़्यादा होते हैं पोलर आर एस से। ठीक है, तो इस वजह से आपका 1 जो है सबसे ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर में। 2 और 3 में अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर है ना, दोनों ही इनकम्प्लीट ऑक्टेट हैं। 2 और 3 दोनों ही क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट आर एस है। ठीक है, तो दोनों ही इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो आप यहाँ पे थर्ड रूल से डिसाइड करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे मोर स्टेबल होता है, तो इस वजह से 2 हो जाएगा, देन उसके बाद 3 हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलो 45 का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। तो सिंपल यहाँ पे देखेंगे पी में जो पेयर देख रखा है ए एंड बी में, तो बी में अगर आप देखेंगे तो है ना सेकेंड ग्रुप पे आप है ना देखेंगे, सेकेंड पोजीशन पे आप देखेंगे तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और मिथाइल ग्रुप एसिडिक स्ट्रेन को क्या करता है? डिक्रीज करेगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा तो डिक्रीज करेगा। क्यों में अगर हम देखें तो ए एंड बी में क्या लग रहा है आपको? ऑर्थो इफेक्ट लगता है बेंजोइक एसिड के केस में, जिनको हम क्या बोलते हैं? SIR इफेक्ट। तो SIR इफेक्ट लगने की वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेन क्या हो जाता है? सबसे ज़्यादा। तो क्यू में आपका बी जो है सबसे ज़्यादा होगा। देन थर्ड में अगर हम बात करें तो थर्ड में बेसिक स्ट्रेन जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होता है, तो आप देखेंगे कि 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये बेसिक स्ट्रेन को इंक्रीज करने का काम करेंगे। तो इन दोनों में बेसिक स्ट्रेन जो है आपका बी का ज़्यादा होगा। एंड लास्ट में अगर देखा जाए तो SIP इफेक्ट ऑर्थो इफेक्ट पे बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, तो SIP इफेक्ट लग रहा है। SIP इफेक्ट की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ एलिनिन का क्या हो जाता है? मिनिमम हो जाता है, सबसे कम हो जाता है। इस वजह से ए एंड बी में से ए जो है आपका मोर बेसिक स्ट्रेंथ होगा, इस वजह से आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, 46 में आपको ना क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शोइंग हाइपर कंजुगेशन। तो आपको सिंपली नंबर ऑफ अल्फा एच निकाल लेना है, और नंबर ऑफ अल्फा एच को हम लोग ना यहाँ पे काउंट करेंगे तो 2 अल्फा एच है, 3 अल्फा एच है। कार्बोकेटाइन से डायरेक्टली अटैच जो है अल्फा और ये अल्फा, तो इस वजह से आप देखेंगे तो 2, 3 एंड 2, 3, 5 एंड 1। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच कितना है? 6 अल्फा एच है आपका। क्या है? 6 अल्फा एच। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, और यहाँ पे आपके राइट आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, 47 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आपसे पूछा गया है कि है ना प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप शो करेंगे, तो CN तो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, Cl जो है प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, CHO जो है माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, NO2 जो है माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, OH जो है प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे, NH2 जो है प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे, OCH3 आपके ना क्या शो करेंगे? प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। C6H5COO जो है आपके माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे, और ये माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे। तो प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले कौन कौन हो जाएंगे? Cl, OH, NH2, ठीक है, एंड CH2 डबल बॉन्ड CHOCH3। इसमें आप देखेंगे तो इस टाइप से आप ना बनाएंगे, रेजोनेंस कराएंगे, तो इसका ना प्लस एम इफेक्ट लगेगा। बाकी मैं और भी क्लियर कर दूं, जैसे ये फिनाइल रिंग है, यहाँ पे क्या लग रहे हैं? COOCH3। ठीक है, तो डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, तो ये ऐसा जाएगा, तो नो डाउट कि ये माइनस एम ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखा जाए तो CH2 डबल बॉन्ड CHCOOCH3, तो डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, तो आप इसको इस टाइप से करेंगे, तो इस ग्रुप का ना क्या लग रहा है? यहाँ पे माइनस एम लग रहा है। ठीक है, तो इस वजह से आपके ना टोटल प्लस एम शो करने वाले 1, 2, 3 एंड 4 हैं, तो 4 राइट आंसर हो जाएगा।
नाउ लेट अस कम टू द इंटीजर टाइप क्वेश्चन। इसमें हमने 3 क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री से। तीनों क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम से हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन को देखते हैं अच्छी तरीके से। इसमें बोला कि सल्फ्यूरिक एसिड और एमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया गया, मिक्स किया गया है ना। मिक्स करने के बाद इधर वो सॉल्ट सॉल्यूशन भी बन सकता है या बफर सॉल्यूशन भी बन सकता है। वो कैसे पता चलेगा? वो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट से पता लगाएंगे, ठीक है। कैसे? अब देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 48 में नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट निकाल लेना पहले। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है ना। क्या होता है? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। दैट इज मोलैरिटी कितना? 0.1, वॉल्यूम कितना? 20, एन फैक्टर कितना? 2। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, ठीक है ना। और फिर नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड निकालना। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड विल बी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। इसका मोलैरिटी कितना है? इसका मोलैरिटी है 0.2, वॉल्यूम कितना? 30, एन फैक्टर कितना? 1 है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। सेम नहीं आया, तो सेम नहीं आया मतलब यहाँ पे बफर सॉल्यूशन बन सकता है। अगर वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसा कुछ है सॉल्यूशन में, तो ऑब्वियसली ये बफर सॉल्यूशन बनेगा, बेसिक बफर सॉल्यूशन बनेगा। अगर सेम आता तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है ना। कोई भी एमोनियम हाइड्रोक्साइड रहा नहीं तो बफर सॉल्यूशन बनेगा नहीं, ठीक है। तो अब इसको इस तरह से लिख देना, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन को लिखना है मतलब प्लस एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके, गिव्स एमोनियम सल्फेट NH4 होल टू SO4 प्लस, ओके, 2 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। कुछ इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। तो इनिशियली क्या था? इनिशियली मिली इक्विवेलेंट जो है उसको मिली मोल के फॉर्म पे लिखना। मतलब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का इनिशियल कितना था? 4, और इसका कितना था? 6, ये कितना है? 0, ये डैश, और इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। ये कम है तो पूरा का पूरा रिएक्ट हो जाएगा। ये 6 था, ये ज़्यादा है तो इसमें से 4 रिएक्ट करेगा। मतलब 4 मिली इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल रिएक्ट विद 4 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो इसमें 2 रह जाएगा और ये कितना बनेगा? 4, ये डैश है ना। तो देखो तुम्हारा वीक बेस रह गया और तुम्हारा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है। तो तुम्हारा जो मिक्सचर फाइनली बन रहा है, जो सॉल्यूशन तुम्हारा बन रहा है, उसमें क्या है? सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस भी है। तो ऑब्वियसली इट विल फॉर्म ए बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन में वीक बेस प्लस उस वीक बेस का किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट सॉल्यूशन होना चाहिए, मिक्सर है ना। तो इसमें कॉमन आयन इफेक्ट भी होता है, तो इसको बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसमें तुम्हारा वीक बेस है तो इसको हम लोग बेसिक बफर सॉल्यूशन बोलेंगे। अब बेसिक बफर सॉल्यूशन बन गया। अब इसके लिए क्या निकालने के लिए बोला? pH ऑफ दिस रिजल्टिंग मिक्सचर। अब pH कैसे निकालेंगे देखना। pH निकालने के लिए है ना हमें बफर सॉल्यूशन, इट इज अ बेसिक बफर है ना। ये बेसिक बफर ऐसे लिख देता हूं पहले, इट इज अ बेसिक बफर, इट इज अ बेसिक बफर। तो बेसिक बफर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ, ऊपर होगा कंसेंट्रेशन ऑफ एमोनियम आयन डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू PKB का वैल्यू तो दे के रखा है, दैट इज 4.7 है ना। 4.7 प्लस, ओके, 4.7 प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एमोनियम। अब एमोनियम का कंसेंट्रेशन मतलब एमोनियम सल्फेट का जो कंसेंट्रेशन उसका मिलीमोल लिखने से भी होगा। उसका मिलीमोल कितना था? उसका मिलीमोल था 4, राइट। और नीचे कितना आएगा? 2। एमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना रह जाता है? 2 मिलीमोल रह जाता है, ओके फाइन। तो ये 4, ये 2, अगर हम इसको पुट करेंगे प्लस लॉग ऑफ 2 है ना, लॉग ऑफ 2 का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो वी विल गेट 0.301 मतलब 5, ओके। योर आंसर इज 5, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। अभी 49 में क्या बोला? एक 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया गया सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है। उसमें हमने 0.1 मोल ऑफ कॉपर क्लोराइड को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ओके द रिजल्टेंट कंसेंट्रेशन ऑफ Ag+ का कितना होगा, ठीक है। Ag+ का फाइनल कंसेंट्रेशन कितना होगा वो भी देख के रखा है एक्चुअली, 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
अगर KSP देखें सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर प्लस, है ना, इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, ठीक है। अब इसका KSP का वैल्यू क्या है सिल्वर क्लोराइड के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻10, है ना, दिस इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर तो निकालना ही है, और कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन भी हमारे पास नहीं है ना। इसको मैं एक क्वेश्चन नंबर 1 देता हूँ। अभी KSP ऑफ कॉपर क्लोराइड के लिए करते हैं CuCl, है ना, एंड दिस इज इक्वल टू कॉपर क्लोराइड, दिस इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ, ओके, कॉपर आयन प्लस
इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस है। अब दोनों का कंसंट्रेशन जो है हमें नहीं पता, हम x कंसिडर कर लेते हैं, x इंटू एक्स, दोनों का सेम ही होगा सोलेबिलिटी। अब कॉपर क्लोराइड का जो Ksp का वैल्यू देके रखा था वो कितना है, वो है 1 इंटू 10⁻⁻6। ओके, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है 10⁻⁻3। ओके, दैट इज योर कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻3। तो 1 वाले इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1 वाले इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां से सिल्वर प्लस का जो कंसंट्रेशन आएगा, ओके, दैट विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻3 विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻7। ओके, -7। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻x देके रखा है, x का वैल्यू पूछा था, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 7। योर x इज 7 इज योर आंसर, है ना, फॉर द क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। ओके, दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन। तो 50 में क्या पूछा, एक बफर सॉल्यूशन है जिसमें 0.36 मोलर सोडियम एसीटेट है, ऑलरेडी बफर है। ओके, बफर सॉल्यूशन है मतलब उसमें 0.45 मोलर एसिटिक एसिड भी है। तो व्हाट टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन इट इज अ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इन दिस सॉल्यूशन यू हैव वीक एसिड दैट इज योर एसिटिक एसिड एंड यू हैव सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज सोडियम एसीटेट, यू हैव सोडियम एसीटेट, है ना। तो इन दोनों को मिक्स किया जाए तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनेगा। pK का वैल्यू देके रखा है, दोनों का कंसंट्रेशन देके रखा है, आपको pH निकालने के लिए बोला है, तो यूज अ डायरेक्ट फॉर्मूला, इट वाज वेरी इजी। pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, है ना, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। सो दिस इज इक्वल टू pK का वैल्यू कितना है 4.8, है ना, प्लस लॉग ऑफ, ओके, सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना 0.36 डिवाइडेड बाय 0.45। ठीक है, तो यहाँ पे 4.8 प्लस लॉग ऑफ क्या आने वाला है इसमें 4/5 दैट इज 0.8 लॉग ऑफ 0.8। तो लॉग ऑफ 0.8 देखोगे, है ना, तो यहाँ पे माइनस 0.1 के आसपास ही आएगा। ओके, 0.01 के आसपास आई थिंक ऐसा कुछ आता है इसका वैल्यू। ओके, सो व्हेन यू पुट दिस वैल्यू यू विल गेट योर आंसर अराउंड 5। ओके, अराउंड 5 के आसपास आएगा इसका आंसर। ओके, अच्छा, इसमें आपका 48 का जो आंसर है वो आपको pH पूछा था, हमने POH निकाला था, राइट। ओके, तो प्रीवियस में अगर मैं जाऊँ, हाँ, दिस इज योर POH, है ना, pH निकालने के लिए बोला था। सो डियर फोर, आई एम रियली सॉरी, ये रह गया था, pH इक्वल टू 14 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 9। ठीक है ना, कर ही लेते तो लोग, है ना। तो POH इज 5 एंड pH विल बी इक्वल टू 9। ओके, चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। ओके।